गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं पेज नंबर 24 मजली बहू से स्टार्ट कर रही हूँ। चौथे नंबर पे है मजली बहू। हंसी रोक कर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ, मैंने अपनी इन दो आँखों से देखा हंसती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुँह देखते रह गए। मजली बहू कहती है हंसी रोककर, मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ, मैंने इन दोनों आँखों से देखा है। मलावी ने सारी छत फावड़े से खोद डाली है और बंसीलाल महाशय देखते ही रह गए, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, सब ठहाका मारकर हंस पड़ती है। मजली बहू, मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने सच। मजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी एक ओर इंदू और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मजली भाभी कुर्सी पर बैठ जाती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए कुर्सी को खिसका देती है और समीप पास में आ जाती है। बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने, और कहती है बंसीलाल के सामने ही फावड़े से उखाड़ दी है, छत तोड़ दी है। मजली बहू, मैं कहती हूँ मुँह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए, मुटर मतलब एक तक देखते ही रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब ठहाका लगाती लगती हैं और जोर जोर से सभी हंसने लगती हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। मजली बहू, रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए थे। बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों के निबट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब अंतिम ईंट उखड़ चुकी थी। तब क्या बस ताका किए मुटर, और जब तक वो पहुँचे पूरी छत खोद डाली थी उसने। फिर क्या करते, वो लगातार देखते रह गए उसको। मजली बहू, पर बंसीलाल का लड़का। मजली बहू, गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा है। जंगा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे खम ठोक रहा है, और उसकी एक्टिंग करते हुए बताती है वो इंदू खम ठोक रहा है। मजली बहू कहा लगाती है, सच खम ठोक रहा है, और उसी बात को रिपीट दोबारा से करती है और कहती है क्या खम ठोक रहा है, और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा। और वो कहता है ऐसी दूर से चिल्ला रहा हवा में कि मैं उसकी भी छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मतलब मकान को भी तोड़ डालूंगा। और इधर मलावी कमर कस से खड़ी है, इधर मलावी भी लड़ने को तैयार है कि आए जो माई का लाल रखे पाँव घर के भीतर। वो कहती कौन माई का लाल है जो मेरे घर के भीतर आएगा मेरे घर तोड़ने के लिए। सब हंसते, इस बात को सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। इंदू अंगुली ओठों पर रखकर सस भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सभी कहते भाभी आ रही है, सभी एकदम शांत हो जाते हैं। हंसते हुए जो हंस रहे थे सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब धामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई, जरा हंसकर। किस बात पर कह लगाई जा रही थी, किस बात पे जोर जोर से हंस रही थी, अब चुप क्यों हो गई। मजली भाभी कुर्सी से उठकर, यूं ही हंसी आ रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। वो कहती है आप वैसे ही हंस रहे थे हम लोग, तुम आओ कुर्सी पर बैठो। तो उसको बिठा लेते हैं। इंदू और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं, आइए आइए आप इधर बैठिए। वो कहती हैं आओ इधर बैठो। फिर नीरवता छा जाती है, फिर बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है जिसमें एक प्रकार की घुटन है, और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं आप, और बैठे रहते हैं सामने हमने एक दूसरे को देखते हैं। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है, ये देखकर बेला बाहर चली जाती है। इंदू, बैठिए भाभी जी आप चली क्यों गई। वो कहती बैठिए भाभी जी आप चली क्यों गई। बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, और बिल्कुल शांत और भारी स्वर में बोलती है, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूँ ही जाते जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। वो कहती है तुम लोग हंस रहे थे जोर जोर से, मैं तो उसमें रुकावट नहीं बनना चाहती। तुम खिन्न स्वर में हंसी के साथ, आप हंसिए ठहाका मारिए,
और वह बोलती है आप तो हंसी है और ठाका मारी है। चुपचाप हाथी के दरवाजे से निकल जाती है और दरवाजे बगल से जो गैलरी है उससे निकल जाती है। मंजली बहू, मैं कहती थी कि ना इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की, और मैं सोचती थी मैं हंसूं नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत ही है, मैं हंसी जोर जोर से हंस रही थी। इंदु, अब एक यही जगह थी बैठने को। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। हम जोर जोर से हंसते हैं तो छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। दादाजी को यदि पता चल गया हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू को पढ़ने में खलल होती है, परेशानी होती है, खलल माने परेशानी, तो वे इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। कहती है कि यही थी पर्दे वाली। मछली बहू, हम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास और तौर से सतर्क कर रहने को कहा है। कहा लगाकर हंस पड़ती हैं, और उन्होंने कहा दादाजी ने तो मुझे खास यही कहा है कि मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसका ध्यान रखना। और ये कहकर जोर जोर से फिर हंसने लगती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मछली भाभी, ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। बड़ी बहू से हम तो बड़ी गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहन तो कब गई हुई, फिर तो अस्त हो जाएगा, मतलब सूर्य डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर कब जाओगी। और मेहरियाँ चली जाएंगी, मतलब जो औरतें वहाँ की हैं वो भी चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मजली की बातों में, चलो। वो बड़ी बहू कहती है मैं तो मजली यानी बीच की बहू की बातों में आकर फंस गई है, चलो यहाँ से उठो। मजली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, वहाँ चल कर बैठेंगे। और वो मजली बहू कहती है चलो पारो, और वहीं जाकर कमरे में बैठेंगे दोनों। पारो चलते हुए, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा ना, कि मिली तो चिल्लाएगा, अगर मेरा लल्ला आ गया तो जोर जोर से चिल्लाएगा, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। मंजली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। और वो मंजली बहू कहती है तो छोटी बहू आई और एकदम सबको आकर कह सुनकर डरा गई है। पारो चली जाती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मंजली बहू भागकर उसके पास आ जाती है, और मंजली बहू भागकर उसके पास आ गई है। मंजली बहू, बड़ी भाभी सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत, कहाँ लगाती है। और उसने कहा क्या, उसने पूरी छत खोद डाली। बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली। मछली बहू, उसने अपने हाथ साथ लेकर कमरे को जाती है। हाँ, अभी राज मजदूर छत बना कर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती हुई लगा, और जैसे ही मजदूर गए वैसे लड़ने के लिए भिड़ गई। और बड़ी भाभी पर मछली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर छोटी बहू की पढ़ाई नहीं हो पाई और उससे परेशानी होगी। उसे साथ लेकर अपने कमरे को जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। बेला आर्द्रकंठ से, मतलब खुले उससे नहीं बोलती है, एकदम रुद्र जैसे रोने का होता है ना, वैसे आर्द्र कंठ से बोलती, गले से बोलती है, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों के बीच में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। सभी लोग ऐसा सोचते हैं मैं दूसरों के बीच में हूँ, मुझे तो दूसरा समझते हैं और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे मायके भेज दीजिए। पर इस आखिर बात क्या हुई है, मुझे कुछ कहो तो। कहती बात तो क्या है मुझे बताओ। उसका पति बोलता है, बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मजली भाभी और माजी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं है, वैसे हंसते रहते हैं, और मैं जाती हूँ तो चुप हो जाती हैं। कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता है, सब मुझसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी सब हंस रही थी, ठाके मार रही थी। मैं गई तो सब वैसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। जैसी मैं चली गई वैसी शांत हो गई, बिल्कुल हंसना ही भूल गई।
जैसे यहाँ कुछ कोई हंसी नहीं रहा था। पर इसमें बेला और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी जाती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर की सबसे बड़ी हूँ, और सब मेरा आदर करती है। सब काम कोई मुझे नहीं करने देता है, और ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा सब आदर करती हैं। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता है। सब तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हें शिकायत थी। तो शिकायत है, तुम्हें सबसे दबना पड़ता है। अब सब तुमसे दबते हैं, तुम्हें शिकायत थी। अब तुम सबका काम करती थी, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम न जाने तुम क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। बेला निडाल होकर कुर्सी में धंस जाती है, और बेला क्या कहती है, निडाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। कुर्सी में बैठती है तो अंदर घुस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है, और खुद ही मनी मन में सोचकर रोने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छुपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधों को हिलाकर भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। आप क्यों रो रही हैं, पूछती है। बेला आंखें पोंछकर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी करके ना बुलाया करो। वो कहती, मुझे जी, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे जी करके नहीं बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इंदु, लो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। वो कहती, आप मुझसे बड़ी भी हैं और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। बेला, पहले तो तुम मुझे योजी करके बुलाती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक वो चौंक जाती है। बेला एकदम, दादाजी ने क्या कहा था। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। सभी कहते हैं कि बेला का सम्मान करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा। मैंने तो कभी उनसे इस बात के लिए शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे कहा होगा, आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले मकान में रहना चाहती हैं। तो बेला, ओहो ये बात है। वो सोची, अच्छा ये बात है। इंदु, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किंतु किसी का अलग होना पसंद नहीं करते हैं, सह नहीं सकते हैं। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, ये कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, कोई सदस्य जाता है तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। उन्होंने हम सबको समझाया, हम आपका आदर करें, आप काम करें तो आपको पढ़ने लिखने का समय भी दें। बेला, पर मैं आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ। करी, मैं इतना आदर नहीं चाहती हूँ, मैं तो सबके साथ में मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। बेला कहती है, इतना मैंने गलत सोचा आप लोगों के बारे में, शायद आप लोग ऐसे नहीं हैं। मन में उसके विचार आने लगते हैं। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं, लाइए कपड़े लाइए। इंदु कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं, लाइए कपड़े लाइए। मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ। कहती, कपड़े मैं धो लूँगी दादाजी के, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। बेला चुपचाप सोचने लगती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। और वो मन ही मन में सोचने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, कपड़े धुलवाऊंगी साथ में। इंदु, दादाजी नाराज ना होंगे। वो करे, दादाजी नाराज नहीं होंगे। वो इंदु कहती है, बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। वो कहती, मैं दादाजी को कह दूंगी, समझा दूंगी। इंदु, तो भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी जी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। वो कहती, केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है।
इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए। सलवार कमीज ही तो है, चल तेरा हाथ बटाऊंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बार बरामदे में कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है और दावा गैलरी की ओर से मल्ली की उंगली थामे प्रवेश करती है और अंदर आते हैं वो सब लोग। दादाजी, हाँ बेटा, मुझे मेले ले चलेंगे तो तू कहेगा वहीं खिलौने ले देंगे। वहीं मेले ले चलो, दादाजी कहते हैं वहीं तुझे खिलौने दिलवा दूंगा मैं। मल्लू, मैं तो उड़ान खटोला लूँगा। वो कहता उड़ान खटोला मैं तो लूँगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से हैं। छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहुत तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। वो कहती मैंने तो कपड़े धोने के लिए बहुत मना किया लेकिन वो मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। उधर छोटी बहू को पुकारते हैं। शरमाई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आकर खड़ी हुई, मैंने बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुम्हें कितनी बार कहा आदर से। बेला, भावावेश के कारण रुद्ध हुए कंठ से, मतलब भावुक होकर वो मतलब रुद्ध हुए, रोने जैसी गले जैसा भर आता है रोने के लिए, ठीक उसी गले में। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है। दादा के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। वो कहती है, मतलब कपड़े धोने के लिए उसे मना किया था तो वो उसे बुलाकर पूछते हैं तो, लेकिन वो कहती क्या आप दादाजी चाहेंगे पेड़ में लगी डाली सूख जाए, यानी एक परिवार में रहते हुए भी वो उदास और दुखी रहे, यानी वो भी सबके साथ में मिलजुल कर काम करना चाहती थी, रहना चाहती थी, हंसना खेलना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी। अब ये पाठ आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मैं अब इस पाठ का भाषा अनुशीलन पढ़ाऊंगी। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद इसको आप लोग करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है, इसको मतलब ये विच्छेद करके दिया हुआ है तो इसको शब्द हमें लिखना है पहले, ठीक है। स्वप्लच, तो स्वप्लस से इच्छा है तो इसका होगा स्वेच्छा। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्लस अर्जन तो इसका ज्ञानार्जन। परम प्लस आत्मा तो परमात्मा इसका शब्द होगा। जगत प्लस ईश तो जगदीश होगा। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र होगा। निम्नलिखित शब्दों में से देशज और आगत शब्द छांटिए। तो इसमें दिए हुए हैं तो हम इसमें देशज शब्द लिखेंगे, फिर आगत शब्द लिखेंगे, दोनों को छांट देंगे। तो देशज में है मोड़े, अवसुर, कुटुंब, झाड़न, मारोमार, गवार, झाड़न। आगत हैं गुसलखाना, गोदाम, खलर। अब थर्ड वाला है क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों प्रयोग कीजिए। तो मैं अर्थ बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप प्रयोग अपने अनुसार कीजिएगा। तो दो घड़ी न टिकना, जली कटी बातें करना। इसमें अच्छा प्रयोग देना है, अर्थ नहीं पूछा है इसमें, तो आप लोग प्रयोग ही कीजिएगा केवल। निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों का वाक्यों प्रयोग कीजिए। इसका अर्थ नहीं बताना है, केवल प्रयोग करना है। तो ये आप लोग कर लीजिए। वैसे तो कोई दो घड़ी न टिकना यानी चिराग का दो घड़ी टिकना संभव नहीं है, तो इस तरह कर लेंगे। और सेकंड, जली कटी बातें करना, यदि तुम जली कटी बातें करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अगला है गज भर की जवान होना। ओम लगता सीधा है पर उसकी जवान गज भर की है। अगला है लोटपोट होना। मयंक की बातें सुनकर सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अपना सा मुँह लेकर रह जाना। पत्नी की फटकार खाकर राजीव अपना सा मुँह लेकर रह गया। अब नीचे विराम चिन्ह ये इसमें लगाना है, तो इसमें आप लोग विराम चिन्ह लगाइएगा। इसमें जो जहाँ आते हैं, ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित के बाद कॉमा आएगा। सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम
अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे। तो परेशान कर देंगे, तो क्या परेशान कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक निशान आएगा। तुम जाओ बेटा, यहाँ फिर कोमा आएगा बेटा के बाद। किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो, और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। अब आएगा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो वाक्यों को शुद्ध करना, बड़ी भाभी बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान के स्थान पर बुद्धिमती आएगा। सेकंड है, मेरी केवल मात्र आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़ें। तो मेरी मात्र, तो यहाँ केवल हट जाएगा, केवल मात्र आएगा। मेरी मात्र यह आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़ें। थर्ड है, इस बात की तनिक थोड़ी सी भी चिंता ना करो। तो इस बात की तनिक, तनिक और थोड़ी एक ही अर्थ है, तो इसको हम थोड़ी को हटा देंगे इसमें। तो इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, ये शुद्ध होगा। इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से इसको पढ़ना और याद करना।